नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है, यानी जो ऑनलाइन। अभी आप लोगों ने बहुत पॉपुलर वर्ड अभी ई कॉमर्स के बारे में आपने जाना होगा। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आपको दोहराता हूँ। किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ईमेल है, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन ई कॉमर्स है, तो आपका ई कॉमर्स ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ई कॉमर्स से ही हम ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन अपना शॉप ओपन करते हैं। तो आपका कंप्यूटर गेम नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स से तात्पर्य है, यानी अभी पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स के बारे में, जिससे हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। उसी से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा रखना। दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश में लेखा जोखा करना। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट पर अकाउंट सीखना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन होगा, बाकी ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं। और ये जो पहला ऑप्शन है कि इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है साइबर अपराध क्या है। ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, साइबर अपराध। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध, कंप्यूटर के द्वारा लोगों को स्कैन करना। तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर को खराब करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें भी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ही चलता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को हम लोग साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है कि हार्डवेयर से तात्पर्य है, यानी हार्डवेयर किसे कहते हैं। इस ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के भौतिक हिस्से को। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के अदृश्य हिस्से को। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के लॉजिकल हिस्से को। और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हिस्से को। तो पहले समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जिस चीज को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं फिजिकली हम लोग, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर यानी जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, तो उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है और ये माउस है। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। और एक और शब्द होता है सॉफ्टवेयर, तो जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस काम कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, भौतिक हिस्से को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर से तात्पर्य है कंप्यूटर के भौतिक हिस्से से। तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है कि की फाइल एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन होता है कि कंप्यूटर में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद उसको हम सेव करते हैं।
तो वो एक फाइल का टाइप होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। अगर मान लीजिए आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं आप और फाइल सेव करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। अगर आप एक्सेल में काम कीजिएगा तो उसका होता है .xls। प्रश्न कहता है कि एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन आपका .doc है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी .doc यानी एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं उससे क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है कि लाइन स्पेसिंग, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट स्पेसिंग, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन चेंज और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे राम लिखा, अगर राम के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है हमें, तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करना है हमें तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी और मार्जिन देना हो पेज से तो हम लोग मार्जिन के अलावा बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लाइन स्पेसिंग, दूसरा टेक्स्ट स्पेसिंग और तीसरा मार्जिन चेंज, यानी ये तीनों काम हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सारे काम हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं। प्रश्न है एमएस वर्ड के किस मेनू के मदद से फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस हम लोग बदलते हैं। तो एमएस वर्ड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसको हम लोग फाइल वगैरह इसमें सेव कर सकते हैं। तो फॉन्ट का साइज बढ़ाना, घटाना, कलर चेंज करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ये सारे चीज फॉर्मेटिंग ऑप्शन में होता है। जब आप फॉर्मेट में जाइएगा तो वहां पे सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल को बदलना, फॉन्ट के नाम को बदलना, साइज बदलना, कलर बदलना, ये सारे काम फॉर्मेट ऑप्शन में होते हैं। तो आपका सही आंसर सी फॉर्मेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है। ऊपर की वीडियो में मैंने बताया था एमएस वर्ड का DOC होता है, एक्सेल का .xls होता है, उसी तरह नोटपैड का .txt। ये .txt आपका नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका सही आंसर होगा .txt, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में मैग्नीफाई, यहाँ पे कुछ शब्द में गड़बड़ी है, टाइप करने के समय गड़बड़ हो चुकी है इसमें। तो एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है, आपको बताना है। एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होती है। तो मैग्नीफाई बटन प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में उपलब्ध होती है। जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मेनू बार दिए होते हैं, फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो जब फाइल मेनू के अंदर आप आएंगे तो फाइल मेनू के अंदर आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हो रहते हैं उसको हम लोग प्रिंट करते समय एक बार देख लेते हैं कि प्रिंट कैसा आएगा। तो वो प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू होता है उसको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं।
तो क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में मैनिफाई बटन कहाँ होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है, तो ये हम लोग इस क्वेश्चन को अभी नहीं करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को बाद में दूसरे किसी वीडियो में हम अपडेट कर देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये आपको इंटरनेट से संबंधित वर्ड है, इंटरनेट रिलेटेड वर्ड। पहला ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम। ये आपको ना तो डी होगा, ना तो सी होगा और ना तो बी होगा। सही आंसर होगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया एक लाइक बटन कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए इसी तरह का वीडियो मैं आगे लेके आता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रश्न है डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको डीबीएमएस का बताना है। ऑप्शन ए है डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को मैनेज करता है, उसी को हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। तो डेटा को जो मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर के अंदर, जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग डीबीएमएस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ये कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसको काम करने लायक कंपाइल करके हमको प्रोवाइड करता है ताकि हम काम करें। तो कंपाइलर एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को या फाइल को कंपाइल करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है बेसिक, BASIC, बेसिक में प्रयुक्त सबसे निम्न स्तरीय निर्देश कोड। इसमें आपको बताना है कि बेसिक में प्रयुक्त सबसे निम्न स्तरीय निर्देश कोड क्या है। पहला ऑप्शन है मशीनी स्तर निर्देश स्पष्टीकरण का रूप है, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय निर्देश स्पष्टीकरण का रूप है, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टेड कोड निर्देश स्पष्टीकरण का रूप है और चौथा है स्रोत प्रोग्राम निर्देश स्पष्टीकरण का रूप है। आपको ना तो डी ऑप्शन होगा और ना तो सी होगा ना तो बी होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ये मशीन लैंग्वेज पे आधारित होता है बेसिक। इसका सही आंसर होगा मशीनी स्तर पर ये निर्देश को फॉलो करता है। फॉलो ऑफ मशीन लैंग्वेज सिस्टम। तो आपका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से जानते हैं?
इसका सही आंसर होगा, पहले समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ऑप्शन है आपका सीपीयू, वीडीयू, एएलयू और रैम। सीपीयू को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। रैम जो होता है वो हमारे सीपीयू, जिसको हम लोग ब्रेन में बोलते हैं कंप्यूटर का, इसके अंदर रैम एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू के अंदर इंस्टॉल रहता है, लगा रहता है। ये हार्डवेयर होता है। तो इसको हम लोग रैम को भी, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग रैम के द्वारा भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, डीडीआर रैम का पूर्ण रूप है। डीडीआर रैम का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है डॉट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल डॉट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और चौथा ऑप्शन है ड्राइव ड्यू रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, डबल डाटा। डी से डबल, डी से डाटा, आर से रेट और ए आर से रैंडम और ए से एक्सेस और एम से मेमोरी। रैम और रोम दो तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो आपको सीपीयू के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो ये आपका डीडीआर रैम का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में एक साथ एकाधिक सेल्स को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है। प्रश्न है कि एक्सेल में एक साथ से अधिक सेल को सेलेक्ट करना हो तो क्या हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। आपको ऑप्शन है, ए है कंट्रोल ए, दूसरा कंट्रोल ऑल, तीसरा है कंट्रोल एम और चौथा है कंट्रोल एल। आपका पहला ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल ए। अगर हमें एक से अधिक सेल या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करते हैं, तो हमारा डाटा पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ए, आपका ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसको भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे। प्रश्न है कि एक्सेल में डाटा कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। यहाँ पे शॉर्टकट की आपको बताना है एक्सेल में डाटा कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल के साथ जब शिफ्ट और हैश बटन दाबते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ CTRL प्लस शिफ्ट और हैश, तो हमारा डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हैश प्रेस करने पर कीबोर्ड से हमारा एक्सेल का सारा डाटा कॉपी होता है।
अगला प्रश्न है कि एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। यहाँ भी शॉर्टकट की आपको बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की हम लोग एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन F2, जो F2 बटन होता है, जो यहाँ पे F1 लिखा होता है, यहाँ पे F2 रहता है, यहाँ पे F3 रहता है आपके कीबोर्ड के ऊपर। F2 बटन प्रेस करने पर हम लोग प्रेस F2 बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका हमारा किसी भी सेल को हम लोग उसमें एडिट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आपका F2 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहे। ये पहला वीडियो है, इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह कंटेंट हम आपके लिए बना के लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।